नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। हर दंपति का सबसे बड़ा सपना होता है कि उन्हें संतान का सुख जरूर मिले। अमीर हो या गरीब, हर दंपति की चाहत होती है कि उनके घर औलाद हो और वो उसके माँ बाप बनने का आनंद उठा सके। लेकिन कुछ शारीरिक कमियों की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो इस सुख से वंचित रह जाते हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए वरदान बनकर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक, जिसकी बदौलत हजारों लोगों के घर खुशियों की किलकारियां गूंजी हैं। और हम आज आपके लिए बेहद खास मेहमान को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं जो आईवीएफ से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत में आईवीएफ की शुरुआत करने वाली पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, जिन्होंने 32 साल पहले एक डिलीवरी कराकर इतिहास रच दिया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदिरा हमारे स्टूडियो में। तो अगर आप भी हमसे आईवीएफ से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो हमें तुरंत फोन मिलाइए। हमारे जो फोन नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब और फेसबुक पर आप कमेंट के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं और ईमेल के जरिए भी सवाल हम तक भेज सकते हैं। तो एक दंपति के लिए संतान के जन्म से जुड़ा हर एक पल भी एक अलग अनुभूति है, और इस अनुभूति को पूरी करने में आईवीएफ ने बड़ी मदद की है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईवीएफ क्या है। बच्चे भगवान का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है, लेकिन कई ऐसी दंपति हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है। कई तरह के इलाज भी उनके लिए कारगर साबित नहीं हो पाते। बच्चा पैदा ना होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आईवीएफ तकनीक के जरिए मां बनने की उम्मीद बढ़ गई है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये किसी भी समस्या के कारण लाइलाज निसंतान दंपति को बच्चे का तोहफा देने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिन ब दिन लोकप्रिय होती जा रही है। इस प्रक्रिया में अधिक अंडों के उत्पादन के लिए महिला को फर्टिलिटी दवाइयां दी जाती हैं, और उसके बाद एक छोटी सी सर्जरी के माध्यम से अंडों को निकाला जाता है। इसके बाद इन्हें प्रयोगशाला में कल्चर डिश में तैयार पति के शुक्राणुओं के साथ मिलाकर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। ये सब अल्ट्रासाउंड के तहत किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे 2-3 दिन के लिए रखा जाता है और इससे बने भ्रूण को वापस महिला के गर्भ में प्रत्युपित कर दिया जाता है। इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि वो सुरक्षित तरीके से भ्रूण बन सके। आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। इसमें डॉक्टर की सलाह, जांच, रिपोर्ट की दोबारा जांच, स्टिमुलेशन, अंडों और शुक्राणुओं का संग्रह और अंत में निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भ में प्रत्यारोपण शामिल होता है। बच्चेदानी में भ्रूण इम्प्लांट करने के बाद 14 दिनों में ब्लड या प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए इसकी सफलता और असफलता का पता चलता है। आज के दौर में निसंतान दंपति के लिए सबसे बड़ी आस आईवीएफ के रूप में हमारे पास है, जिसके जरिए आज कई घरों में खुशियों की किलकारियां गूंज रही हैं। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आईवीएफ से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन मिला सकते हैं। हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगी। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदिरा, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आज 32 साल की हो गई होंगी, उनके अपने भी 2 बच्चे हैं। तब से अगर 46 में हुई थी। अच्छा, तब से अगर अब की बात की जाए डॉक्टर इंदिरा, इस तकनीक में क्या बदलाव आया है, ये कितनी एडवांस हुई है और किस चरण में कैसे ये तकनीक कारगर होती है? जो हमने शुरुआत की वो तो बहुत ही प्रिमिटिव टेक्निक था। शायद हमारे पास सभी तो इक्विपमेंट्स नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, पर धीरे धीरे उसमें बहुत बदलाव आया है। जो चीज़ें हम रूम में बैठ के या लेबॉर्ट्री में बैठ के बनाते थे वो सब रेडीमेड मिलता है। टाइम कम लगने लगता है। वो हर एक चीज़ को टेस्ट किया जाता है कि ये सचमुच एम्ब्रियो के लिए ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही प्रयोग किया जाता है। और इसी वजह से टेक्निक थोड़ी एडवांस भी हुई है
और उसका सक्सेस भी बढ़ गया है। और कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सक्सेस चाहिए तो जो भी हमने एडवांस किया है उससे अब हो सकता है फ्यूचर में इससे भी कुछ और एडवांस हो, और कुछ अच्छी नई टेक्निक आए और कुछ सक्सेस बढ़ जाए, क्योंकि डे बाय डे प्रोग्रेस तो होता है, साइंस तो एडवांस होता ही है। बिल्कुल। डॉक्टर इंदिरा, अगर आप इसके चरणों के बारे में बताएं, कैसे आईवीएफ में किस तरह से काम होता है? आपने तो पहले ही थोड़े से वीडियो में सब बता दिया है। इसे कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं? क्योंकि जो अभी आपने डिश में बताया वो पहले टेस्ट ट्यूब में रखते थे। अच्छा। यानी कि परीक्षा नली में रखते थे, इसके लिए उसको परीक्षा नली बेबी कहते हैं। पहले तो माना जाता था कि पूरी बेबी परीक्षा नली से बाहर निकलती है, परीक्षा नली खोलो और बच्चे को बाहर निकालो। ऐसा नहीं है, सिर्फ जन्म के जीवन के 2 या 3 दिन ही वो परीक्षा नली या डिश में रहता है। उसके बाद उसका प्रोग्रेस, उसका बढ़ना, उसका सब कुछ गर्भाशय में होता है। तो जो प्रक्रिया बदन में नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कोई कमी है, वो हम बाहर परीक्षा नली में या डिश में बनाते हैं। तो सिर्फ 2 या 3 दिन का ही सवाल होता है। अच्छा डॉक्टर, करीब मोटे तौर पर बात करें तो भारत में शायद 15% आबादी के करीब ऐसी है जो एक तरह से कहें इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। किस तरह से और कब दंपति ये समझें कि उन्हें अब डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? प्रीति जी, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी इज अराउंड 10 to 15%। उसमें 50% पुरुष में कमी होती है और 50% स्त्री में कमी होती है। लेकिन ऐसे भी कोई कारण है जो दोनों में होता है, पुरुष में भी है तो स्त्री में भी है। और ऐसी भी है जो सिर्फ एनवायरनमेंट, मोर स्पेसिफिक द कंट्री लाइक इंडिया। नाउ फॉर एग्जांपल, इधर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली टीबी एक ऐसी बीमारी है कि वो कंप्लीटली क्योर तो होती है लेकिन अपनी वो निशानी छोड़ जाती है। जिस ऑर्गन को टीबी हुआ उसमें कुछ न कुछ श्रिंकेज, डेप्थ या कुछ कमी हमेशा के लिए रह जाती है। अगर ये टीबी फलोपियन ट्यूब में हुई या गर्भाशय में हुई या उसके आसपास के स्ट्रक्चर में हुई तो वो बहुत कॉमन अपने कंट्री के लिए है, इट मे नॉट बी कॉमन इन अदर कंट्री। फिर एनवायरनमेंट, ये गंदगी, पोल्यूशन, खाने की कमियां यानी कि एनीमिया, न्यूट्रिशनल, और हमारे यहाँ तंबाकू, बीड़ी, कंट्री लिकर, ये सब एडेड है कारण, जिसकी वजह से हो सकता है कि कंट्री लाइक इंडिया में इनफर्टिलिटी का रेट ज़्यादा हो। लेकिन बाकी के तो कारण ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डॉक्टर, मैं ये समझना चाह रही हूँ, कब दंपति को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? कितने समय कोशिश करने के बाद उन्हें सलाह लेनी चाहिए? ये सवाल उठता है कि दंपति का उम्र क्या है, उनका एम क्या है, उसके डिजीज़ क्या है, किस कारण इनफर्टिलिटी हुई है। कोई ऐसे कारण है जो कॉमन ट्रीटमेंट से या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो सकता। अगर उनको पहले ही पता चल गया, शादी को 6 महीने हो या 1 साल हो, फिर भी वो तुरंत आना चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ पहली कॉलर भी जुड़ गई हैं। बिहार से खुशबू कुमारी ने हमें कॉल किया है। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। हेलो जी खुशबू, आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ मैम, शादी का तो 3 साल हो गया है, तो 1 साल के बाद ही बच्चा ठहरा था, लेकिन डिलीवरी होते वक्त उनका डेथ हो चुका था बच्चा का। तो उसके बाद ठहर ही नहीं रहा है, सब जगह इलाज करा चुके हैं लेकिन अभी तक। अच्छा डॉक्टर खुशबू, आपकी उम्र कितनी है खुशबू? ये खुशबू ने हमें कॉल किया है, ये कह रही हैं कि शादी के 1 साल बाद ही इनको बच्चा हुआ, लेकिन किसी वजह से वो बच्चा जिंदा नहीं रहा। उसके बाद ये काफ़ी कोशिश कर रही हैं लेकिन गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। कुछ और आप पूछना चाहेंगी खुशबू से? मैं उसको ये पूछना चाहूँगी, जब बच्चा हुआ तभी उसको कोई इन्फेक्शन हुआ था? अच्छा। या उसको कोई ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था? अच्छा। या कोई फीवर आया था? ये घर पे डिलीवरी हुई थी कि हॉस्पिटल में हुई थी? ठीक है। और बच्चा ना रहने का कारण पूछिए। हाँ। खुशबू, क्या वजह थी? जी बताइए।
बच्चा उल्टा हुआ था सर के भार से, तो सर फंसा रह जाने की वजह से डेथ हो चुका था। घर पे ही हुई थी आपकी डिलीवरी? कहाँ हुई थी? नहीं, हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन सर फंसा रह जाने का डेथ हो चुका है। तो उसके बाद गर्भधारण हो ही नहीं रहा है, इलाज खराब। अच्छा, आपने क्या इसके बाद भी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, दिखाए थे, 3-4 जगह दिखा चुके हैं, 2 साल हो चुका है दिखा देखिए। तो वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर आपको? सिर्फ दवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ बता रहे हैं। लोकल में ही दिखा रहे, कहीं बाहर तक दिखाए नहीं, सिर्फ लोकल में छोटा डॉक्टर से दिखाए। लेकिन ठीक है खुशबू, डॉक्टर इंदिरा आपके सवाल का जवाब देंगी। डॉक्टर, इनको क्या सलाह मैं देंगे? खुशबू जी ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा, कारण क्या है? ये कारण ट्यूब में है, यूट्रस में है, आपके पति में है, या पीरियड नहीं बराबर आता है, या डिलीवरी के टाइम में कोई ज़ख़म हो गई जो बहुत आगे बढ़ गई? अगर ऐसा कुछ है तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिए। और जैसे कि आपको एक बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप ज़रा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लो। इस तरह से हो जाएगा करके मत बैठिए। हो सकता है कि ये डिलीवरी ही कारण हो कि आपको दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है। जी खुशबू, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? नहीं, तो संभव है सर, हो सकता है। यहाँ हाँ। कहाँ दिखाने से बेहतर है? डॉक्टर इंदिरा कह रही हैं बिल्कुल संभव है, क्योंकि पहले भी आपने नेचुरली कंसीव किया था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को अपनी सारे रिपोर्ट्स दिखाइए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं खुशबू। या तो कहिए रिपोर्ट हमें भेजे। अच्छा, आप चाहें तो रिपोर्ट हमें भी भेज सकते हैं। हम ज़रूर डॉक्टर इंदिरा तक भेजने की आपकी रिपोर्ट की पूरी कोशिश करेंगे। आप हम आप तक अपना एड्रेस पहुंचा देंगे डॉक्टर इंदिरा से, ताकि आपकी बात हो और वो सारे रिपोर्ट देखकर आपको सही इलाज ज़रूर बताएंगी। खुशबू, आप परेशान मत होइए, आपको इलाज डॉक्टर इंदिरा बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू फिलहाल हमें कॉल करने के लिए। हाँ डॉक्टर इंदिरा, जिस तरह से अभी खुशबू का भी कॉल आया और इन्होंने बोला कि पहला बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण इनका नहीं रहा, उसके बाद भी काफ़ी 2-3 साल हो गए ये गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। जो पहला मेरा सवाल था वो इसी से जुड़ा था कि कब डॉक्टर के पास जाने का मन बना लेना चाहिए और कितना ज़रूरी है कि सही डॉक्टर और सही क्लिनिक का रुख करें लोग? देखिए, अगर उम्र बड़ी है, यानी कि 30 साल के लगभग है, तो मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा घर पे नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से कारण हुआ और 1 साल के अंदर दूसरा नहीं हुआ तो भी जाना चाहिए। अच्छा। अगर उन्हें पहले से ही पता है कि ऐसा कोई कारण है जिसके लिए ट्रीटमेंट कॉमन या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, जैसे कि ट्यूब बंद है, पहले से ही टीबी हुआ है, या उनके हस्बैंड में कमी है, या स्पर्म काउंट है ही नहीं, ऐसे लोगों को राह नहीं देखनी चाहिए। अच्छा। एक बात ज़रूरी है, यंगर द पेशेंट बेटर द सक्सेस। डिले भी करेंगे तो उसमें सक्सेस थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि बड़ी उम्र में बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन सक्सेस थोड़ा कम होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर यंग पेशेंट है, शादी अभी अभी हुई है, 25 के पहले है, तो 2 साल ट्राई करें और फिर जाएं डॉक्टर के पास। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ राजेंद्र दुबे जुड़े हैं, मेरठ से इन्होंने कॉल किया है। राजेंद्र, शुक्रिया आपने कॉल किया हमें, आप सवाल पूछ सकते हैं। राजेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। सवाल ये था मैडम कि हमारे एक रिलेशन में है और वो कम से कम 10-15 साल हो गए उनको शादी किए हुए। और जी, तो आपके चैनल और आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा था और उनको एक सलाह देना चाह रहा था कि उनको ट्रीटमेंट कैसे किया है जो उन्हें गर्भ धारण कर सके। आप कह रहे हैं कि 10 से 15 साल हो चुके हैं शादी के, फिलहाल उम्र उनकी क्या होगी आप बता सकते हैं कुछ? 28 से 30 साल हो गई है उनकी उम्र, और शादी को 10 साल हो चुके हैं। जी जी जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर इंदिरा। पहले तो ये है कि कभी कभी ये हमारी सोसाइटी की वजह से हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते हैं। अच्छा। हस्बैंड शहर में काम करते हैं, वाइफ कुछ विलेज में होती है, और साल में 2-3 भारी मिलते हैं या 2 साल में एक बार,
तो उसको 10 साल हुआ है तो बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर 10 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं तो हमें कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। ये पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। अगर पुरुष में कमी है तो वो करेक्ट हो सकती है कि नहीं, या अगर नहीं हो सकती तो क्या ट्रीटमेंट हो सकती। तो स्त्री में अगर कमी है तो क्या कमी है। उम्र बहुत कम है, होने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब तक कारण नहीं पता कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें मालूम है कि किस में कमी है तो अभी इसी वक्त ही मैं जवाब दे सकती हूँ। पहले ये जांच कराएं कि आखिर कमी क्या है और उसके बाद डॉक्टरी सलाह लें, वो जरूर इन्हें ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है, एक कॉलर और जुड़े हैं, प्रीति ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीति, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। हेलो जी, मैम, नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। मैम, मेरे एक बेबी है। उसके बाद मैं जॉब करती थी ना, तो मेरे को एक बच्चा रुक गया था। फिर मैंने उस बच्चे का ना अबॉर्शन करा दिया था। उसके बाद मैम पता नहीं उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, ना तो मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, ना तो मुझे खुल के सूजन सी और पेट में आ गई। जैसे आज पीरियड्स आते हैं तो शाम तक खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद मैं दूसरा बच्चा कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। ये कितना टाइम हो गया है आपको? मैम 1 साल हो गया, कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया। ये दिल्ली का हॉस्पिटल है, ये गोपाल पता नहीं कौन सा नई दिल्ली के पास है, उसमें करवाया था। तो उन्होंने मुझे बेहोश करके ही मेरा अबॉर्शन कराया था, और पता नहीं क्या कर दिया कि मैं बच्चा कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने क्या बताया? ये अबॉर्शन सर्जिकली किया था, यानी कि डीएनसी की थी कि दवाइयों से हुआ था? नहीं मैम, पहले तो 2 दवाइयाँ दी थी, फिर बाद में एक इंजेक्शन हाथ में पता नहीं क्या लगाया, मैं बेहोश हो गई थी बात करते करते। फिर उसके बाद मैं जब होश में आई तो मेरा अबॉर्शन हो चुका था। थैली साफ की थी? हाँ जी, वो करा था बाद में। मुझे फिर पीरियड्स नहीं आए, काफी दर्द बहुत था पेट में। सुनिए जी, जब भी अबॉर्शन कराते हैं तो हर स्त्री को कम से कम 5 से 10% चांसेस होती है इन्फेक्शन होने के। अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है तो गर्भाशय को हमेशा के लिए थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है, और ये कमज़ोरी फलोपियन ट्यूब तक जाती है। आपने कहा आपको पीरियड नहीं आते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके हार्मोन में कोई कमी होगी। हार्मोन तो जांच करने पड़ेंगे। मुझे लगता है ज़्यादातर के आपके गर्भाशय में कारण है, जिसकी वजह से आपको पीरियड भी नहीं आ रहे और प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपके गर्भाशय की डिटेल में जांच होनी चाहिए, या तो हिस्टेरोस्कोपी जैसे कि दूरबीन गर्भाशय में डाल के देखें, या तो फिर एक्सरे कराएं, और या किसी हॉस्पिटल में जाके ये सब छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं वो करा लीजिए। फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय एंड हार्मोन एस्टिमेशन, ये अगर सबका जांच मिला तो आपको कारण मिल जाएगा, और उस कारण की जांच करिए। बिल्कुल। तो ना किसी कारण के प्लीज अबॉर्शन मत कराइए। अभी आपको दूसरा बच्चा चाहिए ही था, तभी कर लेती थी तो आप कितने खुश होती थी। 2 बच्चे साथ में बढ़ते हैं, उसके लिए कोई भी पद्धति यूज करके आप फैमिली प्लानिंग कर सकती थी। एक और कॉलर अभिषेक ने हमें मुंबई से कॉल किया है। अभिषेक, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आई एम अभिषेक कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। जी अभिषेक, पूछिए। मैम, मेरे एक भाई है, एल्डर भाई जी। वो, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं टू कंसीव, बट किसी कारणवश दे आर नॉट एबल टू कंसीव। व्हेन वी शोड टू डॉक्टर, उन्होंने बताया कि मीन्स भाई का स्पर्म काउंट इज वेरी लो, उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कंसीव, सो दे हैव टू फर्स्ट improve their sperm count and then they have to come. And so ma'am, could you suggest how we can go ahead with this? ठीक है अभिषेक, डॉक्टर इंद्रा आपके सवाल का जवाब देंगी। जब स्पर्म काउंट कम होते हैं तो 2 प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। एक तो आजकल बहुत सारे ड्रग्स निकले हैं जिससे स्पर्म काउंट करेक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो स्पर्म काउंट लो होने का है तो वो उसे जेनेटिक टेस्ट होती है। अगर जेनेटिक टेस्ट में कोई डिफेक्ट है तो कुछ भी आप करिए, वो स्पर्म काउंट बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उस काउंट से ही हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ऐसी हालत में स्पर्म में डिफेक्ट यानी कि एबनॉर्मलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जब ये सब जांच हो जाती है
तो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है ICSI जिसे कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें चुन चुन के एक एक स्पर्म उठा के एक के अंदर यानी के बीज के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो जब दोनों का मिलन होता है तो एम्ब्रियो तैयार होते हैं और ऐसे एम्ब्रियो अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे में कोई दवाइयों से अगर फ़ायदा नहीं होता तो घर पे मत बैठिए, सीधा IVF के लिए जाइए, और मोस्ट एडवांस टेक्निक इज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बिल्कुल। एक और कॉलर गुड़िया ने हमें बिहार से कॉल किया है। गुड़िया, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल तो बोलेंगे ही कि हमको एक बच्ची है, शादी को हो गया 10 साल में हमको 1 साल के बाद बच्ची हुई है, तो 7 साल की बच्ची हो गई है, अभी तक डिलीवरी हमको नहीं है दोबारा। अच्छा, ठीक है, हम डॉक्टर इंदिरा से जानते हैं। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है इससे पहले? जी हाँ, दिखाए, बहुत डॉक्टर को दिखाए। कितना डॉक्टर लोग बोला अंडे की कमी है, अंडा नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम इंजेक्शन भी दिलाए, तो उससे भी नहीं बना, और उस पर क्या हुआ कि 3 महीने से हमको मेंस भी बंद हो गया है। अच्छा, प्रीति जी उम्र पूछे। हाँ, उम्र गुड़िया आपकी? हाँ, 30 साल उम्र। पीरियड बराबर आते हैं? ये कह रही हैं कि 3 महीने से पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, वो दवाई हाँ, 3 लगातार महीने ले से रही हैं। एकदम नहीं आ रहा है। देखो बेटा, आपके पास एक अच्छी सुंदर बच्ची है, दूसरा क्यों चाहिए आपको? इंडिया में तो एक ही बच्चे की जरूरत है। एक कोई बच्ची बात है, नहीं, मगर मैं ये नहीं लोग कहती नहीं हूँ। ना मानता है, लोग बोलता है कि एक बच्चा भी होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए बच्चा कर रही हैं? नहीं, हस्बैंड भी चाहते हैं कि एक बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, नहीं जरूर करिए, लेकिन जैसे कि आपको एक बच्चा हुआ है, उसके बाद अभी आपके पीरियड नहीं आते हैं, तो बेटा पीरियड के लिए पहले तो आपको हार्मोन की टेस्ट नहीं करिए। डॉक्टर, इनकी 8 साल की बच्ची हो गई है, ये कह रही है दोबारा कंसीव नहीं कर पाई, तो इनको बताया कि अंडे नहीं बन रहे हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी, तो कह रहे हैं वो दवाई खाने के बाद अब 3 महीने से इन्हें पीरियड्स भी नहीं या ये 3 महीने से जो पीरियड नहीं आ रहे हैं, वो ये मत सोचिए कि दवाइयों की वजह से आ नहीं रहे हैं, इसमें कुछ और कारण भी हो सकता है। अगर अंडे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके 2 कारण हैं। एक कि आपको उन दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, और दूसरा अभी आप में अंडों की कमी हो गई है। ये पहले करने के लिए कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, पहले वो करिए। अगर आप में अंडे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। अगर अंडे हैं ही नहीं तो फिर तो आपको किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। पहले ये दोनों में डिफरेंस देखिए, फिर किसी भी तरह से आपको बच्चा हो सकता है। सबसे अच्छा कारण है आप अभी तक यंग है, इसके लिए। ठीक है। एक और कॉलर शिल्पी हमारे साथ जुड़ी है, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। शिल्पी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए शिल्पी। जी मैम, मेरी शादी को शिल्पी, टीवी की आवाज कम कर दीजिए और सवाल पूछिए आप। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। मेरा पीरियड भी सही समय पे नहीं आता है मैम। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक किसी? जी, डॉक्टर को दिखवाया है। तो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, बस ऐसी दवा दे देते हैं, और वही मतलब दवा खाते रहो जब तक पीरियड सही आता है, दवा बंद कर दो तो फिर वही मिस्टेक हो जाता है 2 महीने में, और ऐसे 1.5 महीने में पीरियड आता है। ठीक है। पहले से ही 2 महीने में पीरियड आता है कि अभी 2 महीने से पीरियड आने लगा है? मैम पहले से ही, मतलब शुरू से ही मेरा पीरियड वही 1.5 महीने 2 महीने में होता था। कोई घबराने की बात नहीं है, आप में थोड़ा हार्मोन का इम्बैलेंस होगा। ये हार्मोन का इम्बैलेंस है जो दवाइयों से करेक्ट हो सकता है, लेकिन पता चलना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कितना ज़्यादा है और कौन सा हार्मोन कितना कम है। अगर ये है तो हार्मोन देने से आपको पीरियड भी आएगा और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। सिर्फ दवाइयाँ लेने से नहीं होता है, उसमें बहुत प्रकार की दवाइयाँ होता हैं। आपको कौन सी सूट करती है ये देखना पड़ता है। आपकी उम्र भी छोटी है, 3 ही साल हुए हैं, होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने हार्मोन टेस्ट करा के अगर दिखाएंगे किसी अच्छे डॉक्टर को तो वो आपको करेक्ट दवाइयाँ देंगे और उसमें आपका फ़ायदा भी होगा और पीरियड भी आएगा। एक और जी कॉलर। मैम, मैंने हार्मोन
वो चेक करवाए हैं तो उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसा करिए, आप एक लेप्रोस्कोपी करा लीजिए, तो जिसमें बीज कोश यानी कि ओवरी कहते हैं उसकी साइज पता चलेगी जी और उसमें गर्भाशय की भी साइज पता चलेगी। अगर गर्भाशय और बीज दोनों नॉर्मल हैं तो भी दवाइयों से पीरियड आ सकता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जी, थैंक यू मैम। शुक्रिया शिल्पी कॉल करने के लिए। अब हमारे साथ एक और कॉलर निवेदिता ओडिशा से जुड़ी हैं। निवेदिता, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछ सकती हैं आप। जी मैम, नमस्ते मैम। मैम मेरा एज है 35। ठीक है। मेरा शादी हुआ था 30 साल में, 2013 में। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ था। उसको 1.5 साल के बाद एक्सपायर कर गया। वो एम्स में ट्रीटमेंट हुआ था। उसको पोटाहारा सिंड्रोम था। पोटाहारा नहीं, निवेदिता, साफ नहीं हो पा रही है आपकी बात। आपका बेटा हुआ था, उसके बाद? ये 1.5 साल में एक्सपायर कर गया। अच्छा, किस वजह से? दिमाग में की प्रॉब्लम। निवेदिता, आप एक बार हमें दोबारा कॉल मिलाइए क्योंकि आवाज़ हम तक आपकी साफ नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। डॉक्टर, जिस तरह से अभी थोड़े समय पहले भी कॉल आया था, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड का या जिसका भी केस बता रहे थे वो स्पर्म काउंट कम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आईवीएफ क्या सिर्फ महिला में अगर कमी है तभी एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, या अगर पुरुषों में भी किसी तरह की कमी है तो भी आईवीएफ कारगर है? पुरुषों में कमी है, यही एक ट्रीटमेंट है। IVF इज द ओनली बेस्ट ट्रीटमेंट वेयर अगर 100-200 भी स्पर्म होंगे ना तो प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन वो स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि एम्ब्रियो टेस्ट कर सकते हैं उस जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए। उसके पहले अगर टेस्ट हो जाए पुरुष की कि क्यों इसे है, तो वो करेक्ट तो नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी एक तरह से सिर्फ गर्भ धारण का तरीका ही नहीं है। इससे पहले आपने एक बार टीबी का भी जिक्र किया अभी। डॉक्टर, क्या जिन फैमिलीज में कुछ गंभीर बीमारी चलती आ रही हैं और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पर इसका असर आए, तो उसमें आईवीएफ कैसे मदद करेगा? प्रीति जी, पहले तो वो फैमिली में देखते हैं कि ये जो बीमारी है वो किस प्रकार की बीमारी है, वो उनका ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर वो ब्लड टेस्ट जो उसका जवाब आए वो जेनेटिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एम्ब्रियो की बायोप्सी करके उसमें ये जांच कर सकते हैं। और अगर उसमें भी ये है तो वो एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र मत करिए। अच्छा। अगर उसमें नहीं है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो वो ट्रीट कर सके एम्ब्रियो में। हो सकता है 10-15 साल के बाद जीन थेरेपी आ जाए, लेकिन अभी तक तो वो संभव नहीं है। लेकिन ये प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। पहले उनकी जांच होगी, उसमें क्या कमी है, क्या डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट एम्ब्रियो में स्टडी करें और फिर कहें कि भाई ये एम्ब्रियो भी वो इस बीमारी से सफ़र होने वाला है। और डॉक्टर इंदिरा, हर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक की चाहत है कि उसके पास एक स्वस्थ संतान ज़रूर हो। खर्च को लेकर काफ़ी भ्रम है लोगों में। क्या आईवीएफ बहुत ज़्यादा खर्चीला है? भारत में कितना खर्च आता है? तो सही, बहुत महंगी है ये, लेकिन हर एक क्लिनिक में ऐसी सुविधाएं हैं कि किसी को थोड़े प्रमाण से या थोड़ी से पेशेंट काफ़ी कम खर्चे में हो सकती है। मैं एक आपको हमारे ही हॉस्पिटल का एग्जांपल देती हूँ। मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में आईवीएफ करती हूँ। जी जी। वहाँ पर अगर उनकी आमदनी एक पर्टिकुलर से भी कम है, लाइक कोई खेती बाड़ी करता है या किसान है, तो वो समझ के उनको काफ़ी तरह से कंसेशन दिया जाता है। मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन कुछ भी ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत कम आमदनी है तो उसको हम कंसेशन दे सकते हैं। लेकिन अब ऑन एन एवरेज 1.25 से 2 लाख तक खर्चा आता है। अच्छा। और ऐसे भी लोग हैं कि जो लोगों को बच्चा हो गया वो 2 या 3 पेशेंट को स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा। तो हम उनको देख के रखते हैं, तो वो उनका पूरा खर्चा
उस पेशेंट का खुद उठाते हैं, तो फिर उनकी हम लिस्ट बना के रखते हैं। यानी अपनी खुशी वो- इस तरह से बांटते जी हैं हाँ, तो वो दूसरों की मदद करके, ठीक है, वो चाहते हैं तो वो 2-3 पेशेंट को स्पॉन्सर करते हैं। जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 लाख तक तो लगभग आता खर्चा ही पूरे है। प्रोसीजर का आ जी जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे उम्र को लेके आपने लगातार कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, क्या उम्र भी बहुत ज़्यादा आईवीएफ की सफलता या असफलता उस पर निर्भर करती है, उम्र पर? जैसे कि मैंने पहले कहा प्रीति जी कि यंगर द पेशेंट बेटर द सक्सेस रेट, ओल्डर द पेशेंट लेसर द सक्सेस रेट। देखो, उम्र के हिसाब से कमी दोनों में हो सकती है, स्त्री में भी और पुरुषों में भी। स्त्री में थोड़ी जल्दी चेंजेस आते हैं, पुरुष में भी मेनोपॉज होता है लेकिन वो बहुत डिले होता है। लेकिन स्त्री में जब मेनोपॉज आता है तो धीरे धीरे उसके अंडे यानी कि एग्स बनने की शक्ति कम होती जा रही है। और बिसाइड्स जो अंडे अंड में बचते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी हालत में या तो वो स्त्री डिले करना चाहेगी तो अपने वो अंडे प्रिजर्व करके रख सकती है, या तो फिर ऐसी अपने सिचुएशन में आ जाए कि वो ट्रीटमेंट जल्द से जल्दी ले ले। लेकिन वो बिल्कुल कम हो गए तो भी ट्रीटमेंट तो है, हाँ। लेकिन उनको वो मंजूर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, पूनम ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। पूनम, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरी एज 48 इयर्स है ठीक है। और मेरा पहला बेबी 38 पे हुआ था। 11 साल की है मेरी बेटी। उसके बाद मुझे दोबारा से 1.25 साल के बाद ही कंसीव हुआ था और 2.25 महीने का बेबी अबॉर्ट हो गया था। हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला बेबी को हार्ट नहीं बना है। अच्छा, हेलो जी जी। अब उसके बाद से हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं पर हुआ नहीं। दोबारा हमने अब गाने से जब सलाह की तो उन्होंने मुझे M2 टोन लिख कर दिया। हेलो जी जी, पूछिए। और फोलिटास दिया है। लेकिन हम जिस भी आईवीएफ सेंटर में जाते हैं वो सीधा ही आईवीएफ के लिए ही कहते हैं। क्या मेरे को 2 चीजें पूछनी है, क्या नेचुरली पॉसिबल है कि मैं कंसीव कर सकती हूँ? अच्छा, ठीक है, हम डॉक्टर से जानते हैं। जी। नेचुरली होने के लिए क्यों नहीं हो रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स अभी उम्र भी बढ़ रही है, धीरे धीरे उनके अंडे की कमी भी होने लगेगी। उसमें अच्छे अंडे चुनकर उसका फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब उम्र बढ़ती है अंडों की संख्या कम होती है और उसमें एबनॉर्मलिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसी हालत में ये उम्र में एबनॉर्मल बच्चा तो वो नहीं चाहेंगी। तो इसके लिए उन्होंने उनको आईवीएफ कहा होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे अगर वो मेनोपॉज में आ गई तो बिल्कुल कम नहीं का चांस नहीं होगा। तो इसके लिए आईवीएफ बोला है। अगर अपने आप होने के चांसेस हैं तो भी कितने साल आप ट्राई करती रहेंगी? अब 7 साल 3 साल के पहले 7 साल पहले उनको मिसकैरेज हुआ, कितने साल और ट्राई करेंगी? सभी ट्रीटमेंट जो भी है, ट्रेडिशनल कॉमन जो भी है, उससे प्रेजेंट सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आईवीएफ में है। इसीलिए उनको आईवीएफ कहा होगा, लेकिन करना तो शायद पड़ेगा उनको आईवीएफ ही। ठीक है, तो आप आईवीएफ अपनाकर कंसीव कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर भी आपको सलाह दे रही हैं। जैसे जी बताइए। एक रिक्वेस्ट और है। हाँ, बताइए। मैडम, मेरे को डॉक्टर ने फोलिटास और M2 टोन बोला था, वो मैं खा रही हूँ तो मेरे को 2.25 महीने हो गए, पीरियड नहीं हो रहा है। देखिए, अभी आपको पीरियड नहीं हो रहा है तो ये भी एक कारण है कि एजिंग प्रोसेस आप में शुरू हो रही है। अच्छा। तो इसके लिए पहले आप हार्मोन की टेस्ट कराइए और देखिए आप में हार्मोन की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, और वो ये दिखाएंगे कि अभी आप में एग्स है ही नहीं या कम नंबर के हैं। तो अभी थोड़ा टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा आईवीएफ के लिए जाइए और देखिए आपको ज़रूर बच्चा होगा, क्योंकि आपको पहले 2 बार हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और जैसे अभी हम उम्र की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर, क्या मेनोपॉज के बाद भी संभव है, अगर कोई चाह रहा है कि उनका अपना बच्चा हो,
क्या संभव है कि आईवीएफ के जरिए कंसीव किया जा सके? संभव ज़रूर है, लेकिन स्त्री की तबीयत अच्छी होनी चाहिए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या और कोई एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम हो तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। और प्रेगनेंसी का असर उस कंडीशन पे भी होगा, उस कंडीशन का असर प्रेगनेंसी के ऊपर भी होगा। अगर वो फिजिकली हेल्दी है, मेडिकली हेल्दी है, गर्भाशय हेल्दी है और सिर्फ मेनोपॉज आ गया है, इसका मतलब है कि ओवरीज यानी कि बीज कोश फंक्शन नहीं करते हैं। ऐसी हालत में अगर वो स्त्री बीज बाहर से ले तो प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अपनी लाइफ की रिस्क लेके नहीं करना। अगर ब्लड प्रेशर है तो बच्चे को भी असर होगा, उसको भी असर होगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा है या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है। तो इसके लिए अगर आप बच्चा चाहते हो तो खुद का ध्यान और भी रखना पड़ता है। बिल्कुल। गोपाल ने हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम जी मैम, अभी जो मेरी वाइफ हैं उन्हें सीजर से 26 जनवरी को। हेलो। हाँ, पूछिए गोपाल। हाँ मैम, मैं गोपाल राठौर बोल रहा हूँ, पीलीभीत यूपी से जी। तो मेरी जो वाइफ है उन्हें अभी 26 जनवरी को सीजर हुआ था और बेबी का बर्थ हुआ है, तो उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, 1 महीना होने को है मैम। अच्छा, तो आपने डॉक्टर से सलाह ली है अभी तक? हाँ, डॉक्टर से सलाह ली थी, अभी करीब 6-7 दिन हुए हैं, तो मैं गया था तो मैंने मालूम किया था मैम, तो ये बोल रही थी कि ऑपरेशन में तो ये काफ़ी दिन हो गए और ये जो ब्लीडिंग हो रही है होना नहीं चाहिए। फिलहाल दवा उन्होंने दी है लेकिन इसके बावजूद भी ब्लीडिंग हो रही है मैम। अच्छा डॉक्टर, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? डिलीवरी के बाद कम से कम 6 हफ्ते ब्लीडिंग होता है, धीरे धीरे उसका अमाउंट यानी कि कम होता जाता है, लेकिन उसको ही प्यूरपेरियम कहते हैं। पहले ब्लीडिंग होता है, फिर वो ब्राउन हो जाता है, फिर पिंक हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक ये चलता है। अगर वो प्रकार का ब्लीडिंग है तो चिंता की कोई कारण नहीं है। अगर अभी भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा है तो एक सोनोग्राफी करा लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि डिलीवरी के टाइम पर प्लेसेंटे का एक कोई पीस अंदर रह जाता है और फिर ब्लीडिंग हो जाता है, और ऐसी हालत में वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इन्फेक्शन की वजह से गर्भाशय पर असर होता है, या तो कोई ब्लड में ऐसे कारण होंगे कि उनका ब्लीडिंग बंद नहीं होता, यानी कि आपको कहीं लगा तो ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, तो उसमें जो क्लॉट फॉर्म की ताकत होती है वो कम होती है। ऐसा तो नहीं है। या अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है डिलीवरी के टाइम पे या बाद में, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस में भी ब्लीडिंग होता है, तो थोड़ा डिटेल में जांच करना ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट एंड एक सोनोग्राफी गर्भाशय का, और फिर कहेंगे ठीक है कारण नहीं है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मीनाक्षी ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी, शुक्रिया कॉल करने के लिए हमें। आप सवाल पूछिए। मीनाक्षी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मीनाक्षी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, आप सवाल पूछिए। हाँ, ये पूछ रहे कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, अभी बच्चा नहीं है हमारे, और 2 बार हमारे हाँ पूछिए। और दो बार खराब हो जाता है, 2 महीने के बाद बच्चा बढ़ता नहीं है। अभी तक डॉक्टरों ने आपको क्या बोला है मीनाक्षी? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, और बस टेस्ट करवाया है, टेस्ट अभी नहीं करवाया है, दवाई दे देते हैं हर महीने। अच्छा, ठीक है। इस तरह से एबॉर्शन होने यानी कि मिसकैरेज होने के कई कारण होते हैं, तो इसके लिए पहले कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अभी यंग है, कारण ट्रीटमेंट हो सकती है, उसकी दवाइयाँ भी हो सकती। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई भी कारण नहीं मिलता इस तरह से मिसकैरेज होने के, और फिर
एंटिसिपेट करके कि क्या क्या और कारण होता है, जैसे ही इसका पीरियड मिस हो गया वो सब दवाइयाँ दे के प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। और जेनेटिक टेस्ट से लेकर हस्बैंड और वाइफ दोनों की ब्लड टेस्ट प्लस उसके सीमेन का टेस्ट, शुक्राणु, ये सब करने के बाद ऑलमोस्ट 50% लोगों में कारण मिलता है। और उसकी पहले ट्रीटमेंट करके फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। अच्छा, ठीक है। दीक्षा ने हमें कॉल किया है, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीक्षा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकती हैं। दीक्षा, अब तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। जी, सवाल पूछिए दीक्षा। जी मैम, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 5 ईयर। 5 साल? हाँ। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? हाँ, दिखाया। क्या कहा है उन्होंने? वो एक ट्यूब मेरा बंद था जिसमें एग बनते थे, वो बनता, जो खुला था उसमें एग नहीं बनते थे। अब वो तो नॉर्मल हो गई है, उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई है, फिर भी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। अच्छा, नॉर्मल कब आई है रिपोर्ट? उसको कितना टाइम हो गया? नवंबर में आ गई थी नॉर्मल। कह रहे हैं जिसमें एग बनते थे वो ट्यूब बंद थी, और जो खुली थी उसमें एग नहीं बनते थे, लेकिन अब वो ट्यूब भी खुल चुकी है, दूसरी भी, ऐसे कह रहे हैं। पहले तो वो बंद क्यों हुई और कैसे खुली? अच्छा, बंदे कोई भी बंद ट्यूब अपने आप नहीं खुलती है, या तो वो बंद नहीं होगी या तो खुली नहीं होगी। अच्छा, पहले तो ये कंफर्म करिए। उसकी मेडिसिन चलाई मैंने 6 मंथ। अच्छा जी। ट्यूब खोलने के लिए कह रही हैं 6 महीने दवाई खाई, उसके बाद टेस्ट कराया तो ट्यूब खुल गई थी। क्या ऐसा? नाम बताया? दीक्षा। दीक्षा जी, कोई भी ट्यूब अगर बंद है तो दवाइयों से नहीं खुलती। उसके लिए या तो ऑपरेशन करना पड़ता है या माइनर प्रोसीजर खोलने का करना पड़ता है। ये दवाइयों से खुलना ट्यूब तो मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ट्यूब कभी बंद थी ही नहीं। जब हम जांच करते हैं तो कभी कभी वो ट्यूब स्पैज़म में चली जाती है, यानी कि जब कोई चीज़ सामने आती है तो आप कैसे आंखें बंद कर लेते हो, इस तरह से ट्यूब टेम्पररी बंद हो जाती है और हम कहते हैं कि ट्यूब बंद है। वो कभी ट्यूब बंद थी ही नहीं। ये पहले कंफर्म करिए कि वो सचमुच बंद है क्या। अगर बंद है तो सीधा आईवीएफ, अगर सिंपल तरीके से बंद है तो फिर सर्जरी से भी खुल सकती हैं। अगर बंद नहीं है तो फिर दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अभी 6 साल हो गए हैं तो ज़रा एडवांस टेक्निक आपको शायद करनी पड़ेगी। नहीं मैम, उसके वो टॉक्सोप्लाज्मा आईजीजी और आईजीएम भी था। क्या था? टॉक्सोप्लाज्मा आईजीजी और आईजीएम। कौन सी कंडीशन का आईबीए एंड आईबीएम था? कौन सा इन्फेक्शन था आईजीजी एंड आईजीएम? टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा की तो ट्रीटमेंट हो सकती है, और तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस उसके तो इंजेक्शन लगते थे 1 महीने और 8 दिन पे। देखो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए गोलियां होती हैं, उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं होता है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस से कभी ट्यूब बंद नहीं होती है। ये एक इन्फेक्शन है जो कंप्लीटली क्योर हो सकता है। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस से प्रेगनेंसी न होना है कारण, लेकिन प्रेगनेंसी हो भी गई तो अबॉर्शन होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। ये ऐसा ही हो चुका है मैम मेरे साथ। हाँ, तो अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्योर हो चुका है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी ये ढूंढो कि क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तो ये डॉक्टर इन्होंने कहा कि नवंबर में रिपोर्ट ठीक आई, और अब कितने टाइम बाद फिर से ये चेकअप कराएं? किस तरह से क्या किया? ये कह रहे हैं कि वो नली जो भी दिक्कत थी उसमें वो ठीक हुई है, नवंबर में रिपोर्ट आई। किस पद्धति से देखा उन्होंने? एक्सरे करके या लेप्रोस्कोपी करके? अल्ट्रासाउंड करके कह रहे हैं। अल्ट्रासाउंड से ट्यूब नहीं पता चलती बेटा। यानी एक बार एचसीजी का टेस्ट भी हुआ था। एचसीजी में क्या था? ये तो मैम देख के रिपोर्ट बताना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आप किसी नहीं है। अच्छे डॉक्टर को अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाएं और फिर सलाह लें, तो हो सकता है आपको सही सलाह मिले और जो आपकी सही तकलीफ है वो आपको पता लगे, और इसके बाद जो इलाज किया जा सकता है उसके बारे में वो बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
हमारे साथ सुधीर जुड़े हैं, पुणे से इन्होंने हमें कॉल किया है। पुणे से कॉल किया है सुधीर ने। सुधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, मैंने एक अभी यहाँ पे मेरे वाइफ प्रेग्नेंट है जी, और इसको यहाँ ट्विंस है, तो दूसरे डॉक्टर का ये बोला गया है कि उसके एक बच्चा पूरा हष्ट-पुष्ट है और दूसरे का क्लब फीट का भी बताया है, बट उन्होंने बोला है कि बाद में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें 100% चांसेस कितना है इसका? क्या हुआ था? ट्विंस कंसीव किए हैं, लेकिन एक बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है, दूसरा बच्चा स्वस्थ नहीं बता रहे हैं। डिलीवरी हो चुकी है? ये नहीं, अभी उसको 5th मंथ हुआ है, अभी एनोमलस स्कैन हुआ है और दूसरा बच्चा भी पूरा स्वस्थ है, बट दूसरे का उसके पैर में क्लब फीट का प्रॉब्लम बताया है। देखिए, ये जो दूसरा बच्चा है, हमेशा 2 बच्चे जो होते हैं दोनों का वजन एक नहीं होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो ही सकता है, क्योंकि सब दोनों को बराबर बढ़ने की ताकत नहीं होगी। उसके कई कारण होते हैं। अगर एक का पैर थोड़ा टेढ़ा है तो वो पोजिशनल वजह से होता है, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है तो पोजीशन थोड़ी चेंज, लेकिन बाहर आने से, उसका एक्सरसाइज करने से या उसको स्प्लिंट लगाने से, उसका मसाज करने के, फिजियोथेरेपी करने से ठीक हो सकता है। अगर कोई डिफेक्ट है बोन में तो वो करेक्ट नहीं होगा। अगर ये पोजिशनल है बिकॉज ऑफ द पोजीशन तो बिल्कुल 100% करेक्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर, इसके बाद कुछ भी नहीं है डॉक्टर। जी सुधीर। डिफेक्ट कुछ भी नहीं है, हाँ। बट उनका बोला गया कि इनका पैर का एक जो मॉडरेट कंडीशन होता है वो है उसमें करंट में, तो हो जाएगा करेक्ट। मॉडरेट क्लब फीट है एक्चुअली, तो हो जाएगा करेक्ट। ओके। आप डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। डॉक्टर इंदिरा कह रही हैं कि वो ठीक हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बात करें, ज़रूर आपको सही सलाह मिलेगी। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आपका। अब हम जीमेल के ज़रिए एक सवाल आया है और प्रेरणा ने ये सवाल हमसे पूछा है। आइए देखते हैं प्रेरणा का सवाल। प्रेरणा ने हमसे सवाल किया है कि मेरे पति की उम्र 40 साल है और मेरी शादी काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरी उम्र 36 साल है। संतान के लिए कोशिश की लेकिन निराशा हाथ लगी है। क्या अब हम IVF की मदद से संतान प्राप्त कर सकते हैं? देखो, कोई भी टेक्निक की तो गारंटी नहीं होती है। अगर दोनों सिर्फ उम्र 40 और 36 है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को भी गारंटी नहीं दूंगी किसी भी ट्रीटमेंट की। आफ्टर ऑल वी आर नॉट गॉड, यू नो, वी ट्राई एंड चांसेस आर देयर। तो इनमें भी दोनों नॉर्मल है, हेल्दी होंगे, कोई कारण नहीं होगा। ऐसा ही है कि जैसे कि उम्र की वजह से थोड़ा है तो ट्रीटमेंट और दवाइयों से भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो IVF विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ मिथ्स भी हैं जो IVF को लेकर हैं। कई लोगों का ये मानना है या कई लोगों के घरों में इसके लिए नहीं अलाउ करते अपने बच्चों को IVF के लिए कि वो बेबी नॉर्मल नहीं होते। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि वो पूरा बच्चा 9 महीने तक बाहर रहता है। हालांकि थोड़े दिनों में वैसे भी पॉसिबल हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि एक डब्बा बनाए जिसमें गर्भाशय के पूरा एनवायरनमेंट करके एम्ब्रियो अंदर डालें और 9 महीने से बच्चा अंदर ही बढ़ता रहे और रोज़ आप कांच के थ्रू देखो कि बढ़ा है कि नहीं। हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। लेकिन ऐसे नहीं है। 2 या 3 दिन ही बाहर रहता है, उसके बाद तो उसके गर्भाशय में चलता है। अगर स्त्री को उम्र के हिसाब से कोई कारण है कि बच्चे की वज़न थोड़ा कम बढ़ेगा या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ही ऐसे छोटा बच्चा या एब्नॉर्मल होता है। टेक्निक पर से कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होती। IVF बच्चा है, उससे एब्नॉर्मलिटी या उसमें कोई डिफेक्ट कभी नहीं होगा अगर जेनेटिक प्रॉब्लम दोनों में नहीं है तो। ऐसा भी नहीं है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ में होता है तो ही हो सकता है। कभी कभी रैंडमली हो सकता है। जो पूरी फैमिली में एब्नॉर्मलिटी नहीं है तो वो बच्चे में हो सकती है, तो वो अलग है, वो जांच कर सकते हैं। वो तो
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक जांच हम करते ही रहते हैं कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन टेक्निक की वजह से एबनॉर्मलिटी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल हमारे पास जीमेल के ज़रिए आया है और आइए देखते हैं उन्होंने क्या सवाल किया है। ये सवाल हमसे मोना बैनर्जी ने पूछा है और कहा है कि मैं 34 साल की हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं सिंगल हूँ, लेकिन आईवीएफ की मदद से एक बेबी चाहती हूँ, सलाह दें। वेल, आई थिंक अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल पेरेंट की परमिशन दी हुई है, वो कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसको मंजूर होना चाहिए कि मेल फैक्टर यानी कि स्पर्म बाहर का लेंगी वो। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा वो चाहती है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है। अब हम मिथ की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद डॉक्टर अगर आगे बात करें तो माना जाता है कि जो आईवीएफ से बच्चा होगा वो सिजेरियन ही होगा, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सिजेरियन के अलग इंडिकेशन है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलग इंडिकेशन है। अगर कोई नॉर्मल कंसेप्शन या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, उसमें अगर सिजेरियन के इंडिकेशन है तो उनका भी सिजेरियन होता है। आईवीएफ में भी अगर सिजेरियन के इंडिकेशन है तो उसमें भी सिजेरियन। लेकिन आई एग्री कि सिजेरियन के ज़्यादा तरीके से सिजेरियन होता है आईवीएफ से। इसके कारण आप सिजेरियन से लेकर वो प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस मानी जाती है और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस टाइम पे इस दिन प्रेगनेंसी चाहिए, बिकॉज वो सब हॉरोस्कोप देख के लोग आते हैं। कई लोग ऐसा तो ऐसी हालत में सिजेरियन करना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा ही स्लाइटेस्ट कारण करके सिजेरियन करते हैं और ऐसा ट्रायल ऑफ लेबर जो हमें कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में, वो थोड़ा कम ही देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक ही बच्चा है और हमको एक ही चाहिए और ये प्रेशियस बेबी है, इतने सालों के बाद हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और मिथ है या सच है, आप बताइए, आईवीएफ में अबॉर्शन की आशंका ज़्यादा रहती है, ऐसा है? आईवीएफ में अबॉर्शन के कारण टेक्निक की वजह से नहीं। अच्छा। लेकिन जैसे कि इसमें ज़्यादातर के कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता है ना कंसेप्शन होने का। कितने सारे कारण हैं जो हम रूटीन टेस्ट से डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस कारण से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और उस कारण से वो एम्ब्रियो में डिफेक्ट है और वैसे भी वो अबॉर्ट होने वाला था, तो अबॉर्शन। बिसाइड्स दैट उम्र ज़्यादा होती है स्त्री की, उसके कारण भी अबॉर्शन होता है। और लेट एम्ब्रियो, ट्विंस, इसकी वजह से मिसकैरेज के रेट ज़रा ज़्यादा ही है। और डॉक्टर, तमाम ऐसे लोग हैं जो आईवीएफ के ज़रिए भी कंसीव नहीं कर पाते, और मैंने देखा है ऐसे लोग भी काफ़ी निराश रहते हैं और एक तरह से समझते हैं कि उनका जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ज़िंदगी में बच्चा होना ही सिर्फ गोल नहीं रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि बच्चा होना हर एक का बर्थ राइट है जैसे कि, और होना चाहिए, द प्लेजर इज़ दिस वन। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसके बहुत सारे अदर हैप्पीनेसेस, रीजंस ये हैं जिसमें आप उतना भी खुश रह सकते हो। आप अपने आप को डाइवर्ट करिए और फाइंड आउट योर ओन, योर हॉबीज़, योर वे स्टाइल। ऐसा डोंट गेट कैरिड अवे कि सोसाइटी क्या बोलेगी और जन क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। अगर नहीं होता है तो एक आप अडॉप्ट कर सकते हो, किसी को ज़िंदगी दे सकते हो, किसी को आगे, ये तो पुण्य का काम है, नोबल एक्ट जिसे कहते हैं। अगर वो मंजूर नहीं है तो आई एम श्योर यू हैव समथिंग एल्स टू डिपेंड ऑन। आई मीन, ज़िंदगी में इतने सारे हॉबीज़ ये होती है, उसमें अपना मन लगाइए। बिल्कुल, ये मत सोचिए कि लाइफ ख़त्म हो गई। बिल्कुल। डॉक्टर इंदिरा, फिलहाल वक्त की कमी है और हमें कार्यक्रम यहीं ख़त्म करना होगा। आप स्टूडियो में आई, तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इंदिरा। तो देखा आपने कि आईवीएफ तकनीक किस तरह से निसंतान दंपतियों की मदद कर सकती है और उनके लिए सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका है। इसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और आज इससे जुड़े कई ऐसे मिथक भी हैं जिन्हें डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने दूर करने की पूरी कोशिश की।
इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।